जी तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट ज़रूर मिल गया होगा कि जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है उसके अंदर हमने इन सारी बातों को डील करना होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना है, उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनको भी ट्रीट करना है, उसके अवेयर भी करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मैनेज पेशेंट्स पेन, जो भी उसके सिम्टम्स होंगे। तो हम ये सारे बातों को अब इन पॉइंट्स को जल्दी से रिव्यू करते हैं। मैं आपसे मीटिंग अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आई होप सो आपसे आप स्क्रीन शेयर हो गई है। अब हमने इन बातों को डील करना है। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स होंगे, उनको समझ लीजिए। हमने जिस स्ट्रक्चर को ट्रीट कर रहे होते हैं उसका जो रिलेटेड एरियाज हैं उनको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर C2 C3 पे कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सराउंडिंग जितने मसल्स होंगे उन मसल्स को रिलैक्स करना या स्ट्रेच करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जब हम सेशन करते हैं तो बिफोर द सेशन हमने एक असेसमेंट की थी। उसके बाद जब हम सेशन कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द सेशन भी हम रीअसेस करते हैं, पेशेंट से फीडबैक लेते हैं, और उस फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो रीअसेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज। और यहाँ पे अगेन एक बात बताई गई कि आप और ट्रीटमेंट सेशन के एंड पे भी हमने अगेन फीडबैक लेना है और पेशेंट से पूछेंगे कि जी अब कैसा महसूस कर रहे हैं। हम जब नोवाइस प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो फील्ड में आते हैं, तो आपने कभी भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देना जो पेशेंट के लिए अनकंफर्ट हो या उससे पेन बढ़ जाए। तो इस बात को आपने ज़रूर माइंड में रखना है। ये बात आपको बहुत दफ़ा लिखी हुई मिलेगी, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। जब पेशेंट डीलिंग हम करेंगे उसमें हमें इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान किस तरह का है और कितना वो ट्रीटमेंट प्लान इफेक्टिव है। हमने स्टार्ट में बात की कि जी हम ट्रीटमेंट अपना शुरू करेंगे रिलीफ सिम्टम्स। अब वो सिम्टम्स किस तरह के हो सकते हैं? वो सीवियर पेन होगा, वो एंड रेंज मूवमेंट लिमिटेशन है, वो कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, कोई डिस्क पैथोलॉजी है, मसल एक्टिविटी इंक्रीज हुई हुई है किसी जॉइंट के अराउंड, मसल गार्डिंग है। तो हम इसको, अगर पेन है तो पेन मैनेज करने के लिए अपनी मोडेलिटीज़ यूज़ करेंगे। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, हम इसमें कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे, और इन्फ्लेमेशन के लिए प्राइस वाला फॉर्मूला भी हम अप्लाई करते हैं। इमोबिलाइजेशन हमने क्यों करना है? पेन मैनेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कितने टाइम के लिए और कितने अरसे के लिए इमोबिलाइज करना है। ये डिपेंड करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हम किस कंडीशन के लिए इमोबिलाइजेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे बात आप में से किसी ने की थी कि हम स्लिंग लगाएंगे, तो स्लिंग डिफरेंट टाइप्स के हैं। यहाँ पे हम सर्वाइकल कॉलर अप्लाई करवाते हैं अगर पेशेंट को कोई सर्वाइकल इंजरी हुई। और विप्लैश इंजरी आपसे वाइवास के अंदर बात, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ड्यूरिंग विप्लैश इंजरी, और आई सपोज कि आपको वो अब याद होगा, नहीं पता तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं चैट में बॉक्स में, मैं देख लेता हूँ तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। विप्लैश इंजरी है, सर्वाइकल कॉलर हम उसमें एडवाइस करेंगे। कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, फॉल है, जिसमें हमने जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है उसको हीलिंग को प्रमोट करना है। हम लंबर कॉर्सेट बेल्ट, बैक बेल्ट या समटाइम्स टेपिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पाइनल रीजन के ऊपर हम कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या है कि हीलिंग को प्रमोट किया जाए, उसके जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीफ दिया जाए। इसी तरह हम क्रचेस भी एडवाइस करते हैं। क्रचेस का फ़ायदा क्या होता है कि कंप्रेशन जो जॉइंट्स के ऊपर आ रहा है वो रिलैक्स हो जाता है, वो कंप्रेशन से वहाँ पे
रिलैक्सेशन मिलती है। थर्मोहाइड्रो इलेक्ट्रोथेरेपी, इसमें कोल्ड हीट वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी हम यूज़ करेंगे। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारी टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे। इनको हम इनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में थॉरोली डील कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हमें आइडिया होना चाहिए और क्लिनिकल सेटअप में ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होंगे, हम ये अप्लाई कर लेंगे। पेन रिलीफ जो मोबिलाइजेशन है हम ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा। स्पेशल प्रोसीजर का मैंने आपको बताया था, ऑकोपंचर, ऑकोप्रेशर, इसके अलावा वेरियस सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन वो हम करते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ सेमिनार्स भी हो रहे होते हैं, तो वो भी हम रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर इनको अगेन थॉरोली देखेंगे। लेकिन ये सारे काम हम फिजियोथेरेपी ओपीडी में करते हैं। पेन मैनेज कर लिए आपने। अब यहाँ पे देखिएगा उसने रिलीफ सिम्टम्स की बात की है, जस्ट वर्ड पेन नहीं यूज किया। तो इसका फायदा ये होगा कि जो भी सिम्टम होगा उस सिम्टम्स को सबसे पहले ट्रीट करना है। पेशेंट की चीफ कंप्लेंट क्या है, पेशेंट आपको आके क्या बता रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आप उससे डील करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगा फिर आप बाकी प्रॉब्लम को इजीली डील कर सकते हैं। मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मोबिलाइजेशन के ग्रेड्स आप लोग देख चुके हैं। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स वो कौन सी होती हैं, उसमें मसल एनर्जी टेक्निक है, मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। मसल एनर्जी टेक्निक का आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। वो मसल एनर्जी टेक्निक कब करनी है, कैसे करनी है, उसके ऊपर आपका एक कंप्लीट लेक्चर होगा। वो मैं आपको समझाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिर्फ कुछ सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स समझनी है कि ये हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए एक्सेसरी सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स और इसके बाद फिजियोलॉजिकल सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स। तो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, और हमने इसमें एंड फील के बारे में पढ़ा, मसल्स के बारे में पढ़ा, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को हमने डील करना होगा। उसके बाद पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, अगेन 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 इसको हम STM भी कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। इसमें सिर्फ और ये पैसिव की बात हो रही है, और लेक्चर के स्टार्टिंग पॉइंट्स में मैंने ये बताया था कि ये सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट ने परफॉर्म करना है। इसमें डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसमें क्लासिकल मसाज एक कंपोनेंट है, फंक्शनल मसाज है, फ्रिक्शनल मसाज है। तो ये सारी की सारी डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स हैं जिसको हम टू सम एक्सटेंट अप्लाई करते हैं। वो जो बात की जाती है ना मसाज फिजियोथेरेपी में है या नहीं है, और समटाइम्स सारी के सारी फिजियोथेरेपी को इस एक वर्ड के अंदर लोग एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, जिनको पता है या जिनको अवेयरनेस नहीं है। बच्चों, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है पूरी फिजियोथेरेपी का। और आप लोगों को अब आइडिया हो गया कि आपने जितनी एनाटॉमी फिजियो स्ट्रॉन्ग पढ़ी है, जितने आप बेसिक मेडिकल साइंसेज के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फार्मा, पैथो, पूरी की पूरी पैथोलॉजी हर चीज़ आपको पता है, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट प्लान की तरफ आ रहे हैं। तो ट्रीटमेंट प्लान के अंदर एक ऑप्शन ये भी है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारी, अब मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे ये लेक्चर है, लोग देखेंगे तो वो भी इस बात को समझेंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर इससे एक पॉइंट की वजह से फिजियोथेरेपी को बड़ा नोटोरियस समझा जाता है। तो इट्स अप टू यू, अगर तो पेशेंट ये इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट है और ये उसके प्रॉब्लम उसको रिलीफ देने के लिए है, तो इसमें ये करना चाहिए। बट समटाइम्स कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में कंसिडर करते हैं, तो उन केसेस के अंदर इसको फिर अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये एक कंपोनेंट नहीं भी करेंगे, बाकी सारे काम कर दो यार, पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। कुछ फिर आगे स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें जिसका ट्रीटमेंट इसी के साथ किया जाता है। फिर ड्राई नीडलिंग भी इसमें है, कुछ और टेक्निक्स हैं, तो वो सारी की सारी की जाती हैं। तो यहाँ तक ये बात समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक कंपोनेंट है जो कि किया जा सकता है।
अगर आपने करना है तो वो किस एनवायरनमेंट में, किस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर करना है, वो आपका डिसीजन होगा। इसके बाद एक्टिव फैसिलिटेटेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। तो जहाँ पे भी एक्टिव फैसिलिटेटेड की बात आ जाएगी ना, इस बात को यहाँ पे समझ लीजिएगा। आज के चैप्टर में जो न्यू हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है वो यही 3-4 बातें हैं जो हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स में देखेंगे, बाकी सारा रेपिटेशन होगी। हमने पीएनएफ टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। पीएनएफ टेक्निक की डिफरेंट आगे रेसिप्रोकल इनहिबिशन और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और इसके अलावा होल्ड रिलैक्स डिफरेंट टेक्निक्स थी। तो ये उन्हीं टेक्निक्स को हम यहाँ पे अगेन देखेंगे कि इसमें एक्टिव का मतलब है पेशेंट इन्वॉल्वमेंट, और पेशेंट अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट अपनी फोर्स अप्लाई करता है। हम पेशेंट को ये कमांड देते हैं कि आपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स करना है, और जब वो पेशेंट मसल्स को रिलैक्स करता है उसके बाद हम पैसिवली उन मसल्स को लेंथन कर देते हैं, उन सॉफ्ट टिश्यूज को लेंथन कर देते हैं। तो ये मसल स्ट्रेचिंग की एक टेक्निक है और इस टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, अब इसमें पैसिव एक्सेसरी मोबिलाइजेशन है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे पैसिव फिजियोलॉजिकल लेंथनिंग है, तो एक है फिजियोलॉजिकल जो कि नॉर्मल है, और एक एक्सेसरी है जो कि रिलेटेड या एडजेसेंट जितने टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट है उनके लिए हम करेंगे। और इसमें एक जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट विद साइमल्टेनियसली मोबिलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। मसल्स को पेशेंट को कमांड देनी है, वो लार्ज मसल ग्रुप्स को या लार्ज मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ ही आप उन सॉफ्ट टिश्यूज को मोबिलाइज भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इन सारी बातों को मैं एक वर्ड में समझाना चाहूँ तो हम ये मसल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और मसल स्ट्रेचिंग पेशेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ है, तो इसलिए हमने उसको एक्टिव फैसिलिटेटेड का नाम दे दिया। और मोबिलाइजेशन फिर वो कंडीशन स्पेसिफिक है, इसलिए हमने स्ट्रेचिंग की बजाय मोबिलाइजेशन का वर्ड यूज किया है, लेकिन ब्रैकेट में मसल स्ट्रेचिंग यहाँ पे हमें समझाया गया। तो ये जब हम काम कर लिया यहाँ तक, तो उसके बाद हमने बात की थी मसल स्ट्रेचिंग की। तो मसल स्ट्रेचिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, कब मसल स्ट्रेचिंग करनी है, कितनी देर के लिए करनी है। तो सबसे पहले मसल लेंथ की आपको आइडिया होना चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी है। मसल शॉर्ट तो नहीं है, जो मसल शॉर्ट होगा उसको फिर हमने ट्रीट करना है। इसके अलावा जब भी स्ट्रेचिंग करना होती है एक बात याद रखिएगा कि अंडरलाइन जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं है। अक्सर फीमेल्स जो रिपोर्ट करती हैं नी जॉइंट पेन के साथ, तो उस नी जॉइंट पेन में, क्योंकि नी जॉइंट मोस्ट अफेक्टेड जॉइंट है ड्यू टू वेट बेयरिंग एक्टिविटीज, वेट पूरे बॉडी का नी जॉइंट के ऊपर आ रहा होता है, और डीजनरेशन की वजह से नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है और अंडरलाइन पैथोलॉजीज चल रही हैं। और उस वक्त जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको ये ज़रूर श्योरिटी होनी चाहिए कि वो जितना आप स्ट्रेच अप्लाई करेंगे उससे अंडरलाइंग पैथोलॉजी उसकी वो डिस्टर्ब नहीं होगी या वो एग्रावेट उसके सिम्टम्स ना हो। इसके अलावा हमने जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं जैसा कि नर्व्स, ब्लड वेसल्स, उनको भी रूल आउट करना है कि कहीं कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। तो इन बातों को माइंड में रखते हुए हमने स्ट्रेचिंग करनी है। ये जब हम स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देंगे, जब मसल्स को स्ट्रेच कर दिया, फिर हमने किन प्रिंसिपल्स को ज़रूर ऑब्जर्व करना है, ज़रूर कंसिडर करना है। पहले मसल्स को जब भी स्ट्रेच करना है हीट ज़रूर अप्लाई करें, वार्म अप करें, और वार्म अप करने के बाद जब आप उसको रिलैक्स करेंगे या प्रीसीड स्ट्रेचिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें आपने मैक्सिमम रिलैक्सेशन भी अचीव करनी है। अपनी इस स्ट्रेचिंग का पर्पस क्या है कि मसल आपका रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेच करें और उसके बाद मसल फिर भी रिलैक्स ना हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, हमारे बहुत से मसल हैं जो कि वन जॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उसमें जब आप स्ट्रेच करें तो वो लीस्ट पेनफुल होना चाहिए।
और उसे स्टेबल और लार्ज जो जॉइंट को ऊपर अप्लाई करना है। मेन बात, एक बात मैंने जो ऑब्जर्व की, जो नोवाइस प्रैक्टिशनर हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो फर्स्ट टाइम पेशेंट स्ट्रेचिंग करते हैं तो बहुत फोर्सफुली स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। तो जब आपने स्ट्रेचिंग करना है, पेशेंट से एक तो फीडबैक लेते रहें, इसके अलावा आप पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस किया करें कि पेशेंट का अगर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लग गया। समटाइम्स हमारी सेटिंग्स में पेशेंट कि जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं तो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो कहता है कि इट्स ओके, बट हिज और हर फेशियल एक्सप्रेशंस आर इंडिकेटिंग दैट ही इज फीलिंग पेन। तो उस फेशियल एक्सप्रेशन से हमें ये ज़रूर आइडिया लेना है। जॉइंट मोबिलाइजेशन टू इंक्रीज मोबिलिटी पूरा हमने बहुत डिटेल में देखा। इसके बाद न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन, तो इसमें ट्रैक्शन के कुछ ग्रेड्स हैं, कुछ स्ट्रेचिंग है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस टू इंक्रीज मोबिलिटी। अब इसमें वो स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी? इसमें हमने स्टार्ट पे बात की सेल्फ मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस, या जो हम पेशेंट को होम प्लान दे के भेजते हैं, तो वो होम प्लान में जितनी एक्सरसाइजेस आएंगी वो सारी की सारी स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस होंगी। इसके अलावा इसके बाद है जी लास्ट जो कंपोनेंट हमारा के लिमिट मूवमेंट। अगर तो जॉइंट हाइपर मोबाइल है और आपने उसे मिस डायग्नोज किया और मिस डायग्नोसिस के बाद उसे एज ए हाइपर मोबिलिटी इंक्रीज करना शुरू ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो उसकी मोबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो वो पेशेंट के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगी। तो हमने उन स्ट्रक्चर्स को लिमिट करना होता है, कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, कुछ मोडेलिटीज़ के साथ। तो वो स्पोर्टिव डिवाइसेस हम अप्लाई करते हैं। वो स्पोर्टिव डिवाइसेस लंबोसैक्रल बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, तो जो जॉइंट जहाँ पे जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है उसको हम ट्रीट करेंगे। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेस जिसको हमने ट्रीट करना है वो कौन सी होती हैं? इसमें स्मॉल मसल्स को हम कंसिडर करते हैं, और मैंने आपको बताया कि इसमें हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को फोकस करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर उसकी कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान उसका डिज़ाइन करेंगे। जब यहाँ तक हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स को कंसीडर कर लिया, मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एर्गोनोमिक इंस्ट्रक्शंस वो करने के बाद हमने एडजेसेंट जॉइंट्स को जरूर ट्रीट करना है। एक सिंपल सा प्रिंसिपल याद कर लीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि पेशेंट आपके पास, बच्चे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, आपने हैंड रेज किया है, आप पूछ सकते हो। पेशेंट जब भी हमारे पास पेन के साथ आएगा, जी सर। जी पूछिए क्वेश्चन। सर इन केस ऑफ अगर हमारे पास मसल गर्डिंग हुई है या मसल शॉर्टनिंग, तो फिर हम स्ट्रेच अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? सॉफ्ट टिश्यू रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं जिसमें मसल एनर्जी टेक्निक्स हैं, और हम उससे मसल गार्डिंग में जो है मसल एनर्जी टेक्निक वेरी इफेक्टिव हैं जो कि मसल गार्डिंग को, इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं हम वो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम मोडेलिटीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उससे भी पेन मैनेज होती है। तो जैसे पेन मैनेज होगी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा तो सर, एक और जी जी पूछिए। सर अगर डिस्क स्लिप हुई हुई है या डिस्क हर्निएशन है, उसके पेशेंट को फिजियोथेरेपी के अंदर हम कैसे मैनेज करते हैं? ये इसका कोई आपका ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर? बिल्कुल होता है। देखें, सबसे पहले हमें पैथोलॉजी का पता होना चाहिए कि जी डिस्क स्लिप क्यों होती है, और डिस्क स्लिप भी एक वास्ट टर्म है। उसमें वो जो पैथोलॉजी होती है वो यस सर, हर्निएटेड डिस्क। हाँ, हर्निएटेड डिस्क है अगर, तो वो हर्निएटेड डिस्क क्यों हो रही है, वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्स का जब प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा, और पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट कर रहा है आफ्टर कंप्लीट असेसमेंट, हमने उसको जब ये डायग्नोस बना लिया और उसने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करवाई हुई है, और यस सर। उस इन्वेस्टिगेशन में उसके पास एमआरआई है, तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू टीयर है वो किस लेवल का है।
तो जब भी सॉफ्ट टिश्यू टीयर है और उसके लिए हमने ट्रीटमेंट प्लान बनाना है तो वो मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें पेशेंट एजुकेशन से लेके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, मोबिलाइजेशन और डिफरेंट टेक्निक्स के साथ हम उसका पूरा प्रोटोकॉल एक डिज़ाइन करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है। तो उससे पेशेंट को डील किया जाता है। मैं अगर यहाँ पे इस पूरे प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट प्लान का जो मेन कॉन्सेप्ट है जिससे पेशेंट ने इम्प्रूव करना है, वो एक टॉपिक में या एक वर्ड में बताऊं अगर, तो वो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। जितनी कोर स्टेबल होगी, जितने, अब कोर क्या है? कोर हमारे वो सारे के सारे मसल्स हैं जिन्होंने स्पाइन को सराउंड किया हुआ है। तो कोर स्ट्रेंथनिंग के ऊपर यस मैं सर। आपका इंशाल्लाह जल्द ही एक पूरा लेक्चर कंडक्ट करूंगा। तो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि पूरी स्पाइन को, हमारी सर्वाइकल से लेके पूरे सैक्रम रीजन तक, और मोस्ट कॉमनली जिस स्लिप हो रहा है लंबर रीजन में, तो लंबर रीजन के अराउंड जितने मसल्स हैं उनको इतना स्ट्रेंथन कर दिया जाता है कि वो जो डिस्क है उसके ऊपर कम से कम फोर्स अप्लाई हो, तो उससे पेन ठीक हो जाती है। पेशेंट अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेता है, अपनी पेन फ्री लाइफ गुजार सकता है। तो उसके यस पूरा सर। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान हमने डिजाइन करना होता है। जी, और यस सर। क्वेश्चन? सर अभी आपने बताया नी जॉइंट के ऊपर मोस्टली जो आपकी आवाज कट गई है, आपका माइक बंद हो गया आई थिंक सो, अपना माइक ऑन करिए। जी, यस अब सर, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? हम अगेन, इसको नहीं, अगेन अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा। सर अगर नी जॉइंट के अंदर आपने कहा कि मोस्टली पेन जो आ रही होती है वो ड्यू टू अंडरलाइंग पैथोलॉजी आ रही होती है, लाइक जॉइंट के अंदर कोई पैथोलॉजी चल रही होती है वेट बियरिंग की वजह से या एक्सेस वेट बियरिंग की वजह से, तो इसको हम इमोबिलाइज कर देंगे फर्स्ट। नहीं, इसको पेन मैनेज करना है। इमोबिलाइज, अब हम वेट रिड्यूस तो नहीं कर सकते। हम समटाइम्स पेशेंट को कुछ ब्रेसेस एडवाइस कर देते हैं, या नी कैप या नी स्पॉट एडवाइस कर देते हैं, तो जिसे लेमैन टर्म में गर्म जुराब कहा जाता है। तो वो जो स्पोर्टिव डिवाइसेस होती हैं वो एक तो ड्यूरिंग एक्टिविटी असिस्ट करती हैं, तो उससे वेट बेयरिंग के अंदर हेल्प हो जाती है। तो उतना जितना स्ट्रेस आ रहा था वो स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाता है। तो एक तो उस स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, जो अजान सुनने में इधर से ही कंटिन्यू करूँगा। यस। जी, तो आपका क्वेश्चन था कि हम उसको किस तरह नी जॉइंट पेन के साथ है और वेट बेयरिंग, और मोस्ट कॉमनली हम इसको अगर डायग्नोज करते हैं तो नी जॉइंट, नी को ए लेबल करते हैं, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसमें जो सबसे मेजर रोल होता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का होता है। पेशेंट को हम बहुत सी उसके चेंजेस करते हैं। अगर तो वो वॉशरूम में फ्लश सिस्टम यूज़ करता है तो उसे हम कमोड एडवाइस करते हैं, या उसे कहते हैं कि चेयर या कोई भी पोर्ट यूज़ करें, जिसमें अब मैक्सिमम अगर तो वो अगेन एंड अगेन रेपिटेटिवली नी फ्लेक्शन होगी तो उसमें स्ट्रेस आएगा और उसकी पेन एग्जेजरेट करती रहेगी। तो पहली मॉडिफिकेशन यहाँ पे आ गई। इसके अलावा हम स्टेयर्स क्लाइंबिंग अवॉइड करवा देते हैं। जितना वो स्टेयर क्लाइंबिंग करेगा उसमें भी मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा पेशेंट से हम ये कहते हैं कि आपने ज़मीन पे नहीं बैठना, और नमाज जो पढ़ते हैं हम एडवाइस करते हैं जी चेयर पे बैठ के पढ़ें, बैठ के नमाज पढ़ें। तो वो सारी मॉडिफिकेशन सबसे मेन रोल प्ले कर रही होती हैं इस स्पेसिफिक कंडीशन में। इसके अलावा फिर जब हमने पेन मैनेज करना है तो हम अपनी मोडेलिटीज़, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, या ये सारी मोडेलिटीज़ जो हमने बात की अभी, हम इनको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा पेन मैनेज करने के लिए हम जो ग्रेड्स हैं उनको मैनेज करते हैं। तो अब एक और बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, जब भी इस तरह का पेशेंट आता है तो ये सोलली फिजियोथेरेपी डोमेन नहीं होती। समटाइम्स इस तरह के केसेस में मेडिकल मैनेजमेंट भी साथ में चल रही होती है। उनको अगर तो वेरी सीवियर पेन है तो समटाइम्स एनसेट्स भी दिए जाते हैं। कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है तो इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। इसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन डी या कोई भी और
जो मेडिकेशंस हैं वो एडवाइस की जाती हैं। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी उसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। मेडिकल मैनेजमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी हो रही होती है। और अल्टीमेटली अब जॉइंट्स को तो जो उसमें डिजनरेशन हो गई है रिवर्स हम नहीं कर सकते, लेकिन उसे जो डिजनरेशन है सबसे पहले तो हम उसे स्लो डाउन कर देंगे। स्लो डाउन किया, एक्टिविटीज मॉडिफाई कर दी, फिर हम जितने सराउंडिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे। तो जितने मसल स्ट्रेंथन होंगे उतना नी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कम आएगा, और जैसे ही स्ट्रेस कम आएगा पेशेंट पेन फ्री अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देगा। तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करते हैं कि यस सर। हो सर गया इसका क्लियर। मतलब है कि इसको ज्यादातर मैनेज किया जाता है, बिल्कुल इसका मैनेज ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं, जब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, जिस तरह फ्रोजन शोल्डर यस। है, बैक एक है। और इसमें एक और बात याद रखिएगा, पेशेंट एज बहुत मैटर करती है। जब जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है ना तो डीजनरेशन होना ही होना है। अक्सर हमारे क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट आते हैं, उम्र है उनके 60-70 साल, और कहते हैं जी डॉक्टर पता नहीं चला चंगा भला सा मसला बन गया। तो उनकी काउंसलिंग करना होती है कि एक तो हमारे बॉडी के अंदर रिवर्सल चेंजेस डीजनरेशन होना ही होना है। आप कितने टाइम पीरियड तक अपने आप को डीजनरेशन से बचा सकते हैं? अगर जो यंग एज है, आप सब 20, 25, 30 वाला ग्रुप है, हम सब 20 से 30 के ग्रुप बैच में हैं। तो अगर हम आज हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करेंगे, अपनी डाइट फोकस करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज अडेप्ट करेंगे, तो हमारी लेटर लाइफ वो जो डीजनरेशन है वो स्लो डाउन रहेगी। आफ्टर 25 यानी कि 25 तक मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है, मैक्सिमम ग्रोथ होगी, उसके बाद एक प्लेटो फेज आ जाता है कि हमारी ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, और उसके बाद ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, डीजनरेशन बढ़नी ही बढ़नी है। तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, वो डीजनरेशन स्लो डाउन रहेगी। तो फिजियोथेरेपी ने अब उन कंडीशंस को मैनेज ही करना है। पेशेंट की आपने काउंसलिंग करना है जी, आप दर्द के बगैर जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 20, 22, 25 साल वाली उम्र में वापस चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमने इन केसेस को मैनेज ही करना होता है, तो इसका मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। ट्रीटमेंट प्लान इस तरह के केसेस में नहीं होता। गॉट इट? तो क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। क्लियर हो गया? जी सर, चले, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने लगा था। आज के लेक्चर की जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमने जिस भी एरिया को, जिस भी स्ट्रक्चर को, जिस भी जॉइंट को ट्रीट करना होता है, हमें उसके एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को डील करना बहुत ज़रूरी है। और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में वन जॉइंट अबव एंड बिलो का प्रिंसिपल याद रखिएगा। जिस जॉइंट को आप डील कर रहे हैं, उस जॉइंट के अबव एंड बिलो जॉइंट को लाजमी ट्रीट करना है। नहीं करेंगे आप अपने 100% या मैक्सिमम रिजल्ट्स ऑब्टेन नहीं कर सकते। नी जॉइंट का पेशेंट है तो उसके लिए आपने हिप जॉइंट की एक्सरसाइजेज भी डिज़ाइन करनी है, उसके लिए एंकल जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज भी डिज़ाइन करनी है। इसी तरह हिप जॉइंट का पेशेंट है तो उसके लिए एसआई जॉइंट, लंबर रीजन की एक्सरसाइजेज और साथ में नी जॉइंट की एक्सरसाइजेज भी डिज़ाइन करनी है। शोल्डर का पेशेंट है तो शोल्डर के लिए आपने अब वन जॉइंट अबव एंड बिलो वाला फॉर्मूला याद रखें। तो शोल्डर जॉइंट में हमारे पास एस स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट से भी डील करना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एसी जॉइंट है तो उसे भी ट्रीट करना है। तो इसी तरह हमने जिस भी स्ट्रक्चर को डील कर रहे होंगे, अबव एंड बिलो वन जॉइंट फॉर्मूला आपने लाजमी याद रखना है। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये मैंने किसी और जगह पढ़ा था, और हमारे ऑर्थो के म्यू हॉस्पिटल में प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें ये बात बताई थी। तो इसको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जब आपने पूरा ट्रीटमेंट प्लान बना लिया, तो अगेन पेशेंट को ट्रेन करना है, अगेन पेशेंट को आपने एजुकेट करना है। तो एजुकेशन, जब भी ट्रीटमेंट प्लान होगा तो पहला स्टेप भी एजुकेशन है, लास्ट स्टेप भी एजुकेशन है। एजुकेट द पेशेंट,
उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दें, उसे होम प्लान देना है तो उसके लिए उसे प्रॉपर ट्रेन करें, और उसके बाद जब आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। यहाँ पे हमने ये जितनी बातें की हैं ये सारी रिसर्च बेस्ड हैं, और हम इसमें बहुत से जो रिसर्च कंडक्ट हुई होती हैं हमें एक तो वहाँ से हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा हम जितनी पेशेंट डीलिंग कर रहे हैं ये सारी हमारी एक अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ भी डेवलप हो रही होती हैं, और इसके साथ साथ हम आप लोग फाइनली रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। तो ये जितना ट्रीटमेंट प्लान है ये सारा हमें रिसर्च के अंदर बहुत हेल्प करता है। यहाँ तक हमने देखिएगा कि मैनुअल थेरेपी असेसमेंट से लेकर ट्रीटमेंट प्लान तक सारा कुछ बना लिया। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है थ्योरी का वो है स्पाइनल सिंड्रोम्स। उस सिंड्रोम के अंदर हमने अभी बैकएक की बात की। अब इसके अलावा सर्वाइकल पेन के साथ पेशेंट आया, थोरेसिक रीजन में कोई प्रॉब्लम है, लंबर रीजन में कौन कौन सी अबनॉर्मेलिटीज पैथोलॉजीज हो सकती हैं, उन स्पाइनल पैथोलॉजी स्पाइनल सिंड्रोम को हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। यहाँ तक अब बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल सी टर्म्स के साथ आसान वर्डिंग में। तो अब ये चैप्टर आपकी क्लिनिकल स्किल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक बच्चों आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छी बात अगर समझ आया है तो। मरियम आपके नेट का इशू था तो ठीक है, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ये मैं अपलोड कर दूंगा। कोई अगेन समझ ना हो तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस मीटिंग को, इस रिकॉर्डिंग को एंड करता हूँ। पूछना है किसी ने? चलिए ठीक है।